बनने लगी। चलने लगी। लिखो इलाहाबाद की प्रथम संधि और शुरू से लिखो। ब्रिटिश सरकार की बहु राजस्व नीतियां टॉपिक, ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ कैसे। ब्रिटिश क्यों लिखोगी? ब्रिटिश सरकार की बहु राजस्व नीतियां। पहले नंबर की थी इजारादारी व्यवस्था, दूसरे नंबर पे क्या थी? तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर, ठीक है, कितना हो गया? लिखो लिखो मत, इलाहाबाद की प्रथम संधि हो गई थी। कब हुई थी प्रथम संधि? तो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। द्वैत शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने की। द्वैत शासन में क्या होगा कि दीवानी अधिकार को कंपनी को मिले और नाजिम अधिकार को नवाब को मिले थे, ठीक है। इसको बंद कर दें। देखो दीवानी अधिकार के अंतर्गत, दीवानी अधिकार के अंतर्गत, दीवानी अधिकार के अंतर्गत कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली करने का अधिकार मिल गया। देखो 1772 में बंद रही है, बंद रही कि ना? देखो 1772 में, 1772 में पंचशाला बंदोबस्त, पंचशाला बंदोबस्त शुरू हुआ। इसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को, इसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया, लगान वसूली का अधिकार दिया गया। बंद है तुम्हारा क्लास है, क्लास बंद है। 1772 में पंचशाला बंदोबस्त शुरू हुआ और पंचशाला बंदोबस्त में क्या था बताओ? उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। कब हुआ पंचशाला बंदोबस्त शुरू? प्रभाव इसमें क्या था? बैठ जाओ। मंशा क्या था? बताओ, ये जो पूछ रहा हूं तुमसे, पंचशाला बंदोबस्त क्या था? हाँ, उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार। ये क्वेश्चन पूछा है कि पंचशाला बंदोबस्त कब शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई। में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, पहला हेडिंग डालो इजारेदारी व्यवस्था। पहला हेडिंग डालो इजारेदारी व्यवस्था।
देखो सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने पॉइंट देखो, सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैत शासन का अंत किया। बहुत क्या बात है, 1772 में द्वैत शासन का अंत किया। 1772 में द्वैत शासन का अंत किया। एक बार में सुन लिया करो यार, एक बोलता है दूसरा बोल पड़ता है। इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था, इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था या तालुकादारी व्यवस्था कहते हैं। इजारादारी व्यवस्था या तालुकादारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें कर संग्रहण का अधिकार, कर संग्रहण का अधिकार, कर संग्रहण का अधिकार, कर मतलब टैक्स कलेक्शन, कर संग्रहण का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया। पानी की बोतल तो वो जो ये जो फ्रीजर वाली बोतल, कर संग्रहण का अधिकार प्रारंभ में ये 5 वर्ष के लिए था। प्रारंभ में ये 5 वर्ष के लिए था। उसके उपरांत इसको वार्षिक कर दिया गया। उसके उपरांत इसको वार्षिक कर दिया गया। तो एक ही तरह की व्यवस्था थी, मेजर रेवेन्यू कलेक्शन। हाँ, अभी ऐसा कोई अंतर नहीं था, तुमने स्थायी बना दिया था इसको, एक शुरुआत की थी। ठीक है, उनने इस तरीके से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जमींदार को केवल कर संग्राहक माना जाता था। यह भूमि का स्वामी नहीं था। ठीक है, जमींदार को केवल भूस्वामी माना जाता था, नहीं, जमींदार को केवल कर संग्राहक माना जाता था। ये वास्तविक भूस्वामी नहीं था। ठीक है, अगला टॉपिक डालो, स्थायी बंदोबस्त। इससे आते कम 6-7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर साल में परीक्षा में रखा मिलेगा। लोग जाओ आंसर देंगे और लोगों को लिख रहे थे, तुमको लगा बोले तो बोलना ही शुरू कर देंगे। देखो स्थायी बंदोबस्त, देखो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई। अगला पॉइंट है 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, 1790 में
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, पॉपकॉर्न होता है पॉपकॉर्न, तो पॉप था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को प्रारंभ किया गया या लागू किया गया। लगान टैक्स कैसे वसूलना है, टैक्स सिस्टम, लगान पुस्तक देखी है, लगान पुस्तक देखी किसी ने? लगान पिक्चर में देखी किसी ने? देखी है? हामिद यार ये तो है क्या है, स्टोरी बताओ उसकी। लगान तो सब्सक्राइब डाला था। हां तो सोशल करनी जो सर्टिफिकेट में तो मिल जाओगे तो काम कर लेंगे। हां भाई काम की काम क्या है, लिखो इसे स्थायी बंदोबस्त को, स्थायी बंदोबस्त को, हां स्थायी बंदोबस्त को 1793 में प्रारंभ किया गया। इस व्यवस्था को जमींदारी, इस व्यवस्था को जमींदारी या जागीरदारी या इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक में उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, गाजीपुर में प्रारंभ की गई, गाजीपुर में प्रारंभ की गई। जमींदारी, जागीरदारी, रैयतवाड़ी, साझेदारी, इन चारों में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैं तो बता देता हूँ। देखो जो रैयतवाड़ी मतलब किसान से समझौता किया जाता है राजस्व वसूलने का। मालगाड़ी में ग्राहक को राजस्व वसूली की इकाई माना जाता था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को राजस्व वसूली का अधिकार किसानों को दे दिया गया था। ठीक, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को राजस्व वसूली का अधिकार दिया। रैयत माने होता है किसान, रैयत बाड़ी, इसमें जो लगान की वसूली होती थी वो किसानों से की जाती थी। माहलवाड़ी का मतलब होता है गांव, पूरे गांव को राजस्व की एक इकाई मानकर राजस्व की वसूली की जाती थी। मोहित खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैंने क्या बताया? बैठ। क्या बताया मैंने?
तुमने सुना नहीं? मंत्रिसा क्या बताया मैंने? मंत्रिसा बताया क्या बताया मैंने? स्थायी बंदोबस्त क्या है? मैं हट जाऊं, उससे लिखा हुआ ही नहीं है जो मैंने बताया। नहीं, स्थायी बंदोबस्त बता दो। अच्छे सुन लो, अभी कामती भाई तुमसे पूछूंगा, परिवार डिंपल सिंह सबसे पूछूंगा, सबसे पूछूंगा एक एक करके। ये स्थायी बंदोबस्त दिख रहा है? स्थायी बंदोबस्त में जो लगान वसूली का अधिकार था वो जमींदार को दिया गया था, ठीक? और रैयत का मतलब वो था किसान, रैयत वाली में जो राजस्व वसूली का अधिकार था वो किसानों से किया गया कि किसान से राजस्व वसूली करेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का मतलब होता है ग्राम या तालुका। हाँ, इसमें पूरा राजस्व वसूली का अधिकार गांव को दिया गया, गांव को इकाई माना गया, उसी आधार पे राजस्व की वसूली की गई। ठीक है, बताओ हमने क्या बताया? हाँ देख रहे कल को कोई आएगा पूछेगा सब कैसा पढ़ा देगा, सब कुछ को आता ही नहीं सबको। इतनी बार बता रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बताओ क्या बताया हमने? हाँ, इतना दूर से आती हो, घर से आती हो ना पढ़ने के लिए, तो देखा करो क्या पढ़ा रहे हैं। देखो ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, ये लिख दिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस और गाजीपुर में प्रारंभ की गई। ठीक है, देखो स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं, रुको विशेषता मतलब टाइप खराब हो, काम की चीज पॉइंट लिखो उसको। जमींदारों द्वारा किसानों से, जमींदार द्वारा किसानों से वसूल किए गए 10/11 भाग को, जमींदार द्वारा किसानों से वसूल किए गए लगान का 10/11 भाग, 10/11 भाग सरकारी राजकोष में, सरकारी राजकोष में जमा करता था। 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा 1/11 भाग अपने पास रखता था। तथा 1/11 भाग अपने पास रखता था। समझिए, डिंपल होती 10/11 भाग रखती अपने पास, और बाकी सरकार को कहती सब चोरी हो गया पर ये लूट लिया रास्ते में। अगला है 1794 का सूर्यास्त कानून, इसी में है 1794 का सूर्यास्त कानून, 1794 का सूर्यास्त कानून, 1794 का हाँ सर बता दें लिख लो पहले, तो बोले ना स्पेक्ट्रम पढ़ा करो, ठीक है, पढ़ लो तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पुस्तक और लिखो, आर.एल. शुक्ल, आधुनिक भारत का इतिहास, तुम्हारे लिए तुम लोग आर.एल. शुक्ल, आर.एल. शुक्ल, और तो मत लिखा इंग्लिश मीडियम के, आर.एल. शुक्ल आधुनिक भारत का इतिहास। ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्र लिए हो ना, ठीक है। 1794 का सूर्यास्त कानून,
डिम्पल बार बार क्या तुम सुधी का पेट रखती रहती है? नहीं सर, आपको मेरी इग्नाइट लगी, वो देख रही हूँ। देखो, यदि एक निश्चित तिथि पर सूर्यास्त के पहले तक सूर्यास्त होने के पहले तक यदि जमींदार सरकार को रकम नहीं पहुंचाता था तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, अब मैं हाइट डालो रैयत वाली बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 2 पॉइंट। स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया। बंगाल में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, अगला पॉइंट, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, अब डालो रैयत वाली बंदोबस्त। क्या हुआ बेटा? दिखता स्वास्थ्य ठीक है ना तुम्हारा? मन भी थोड़ा ठीक रखा करो। रैयत वाली मैंने क्या बताया था आप लोगों को? रैयत का मतलब इसमें क्या होता था बताओ? किसानों से राजस्व। वेदांशी नाम है तुम्हारा? किताबें खरीद ली? सर मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो फिर सर मैंने भी ऑथेंटिक भी नहीं किया। हिस्ट्री सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो तुम्हें जो ऑथेंटिक बुक तो बता रहा हूँ सर, मैंने अभी ली नहीं है। मैंने उनकी जो कॉलेज में बुक्स है ना, वो ही पढ़ रहे हैं। कॉलेज बुक्स है? कौन सी बुक? कॉलेज बुक सर उसमें सर संजय प्रकाशन की है। बता देंगे अच्छी किताब की खरीद लेना। लिखो रैयत का तात्पर्य, प्रजा या सामान्य किसान होता था। बिल्कुल बेसिक चीजें समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि कल को अगर कोचिंग करने चले जाओ दिल्ली या कहीं आके अलावा मन करता है ना, जो अपने कोचिंग करने चले जाए ऑनलाइन, तो सारी चीजें तुम्हें समझ में आती नहीं। रैयत का मतलब होता है सामान्य प्रजा या सामान्य किसान। हाँ, कोई मन की बात करते हैं तो कुछ इसका जन्मदाता थॉमस मुनरो
मुनरो का कर्नल रीड रहा है। थॉमस मुनरो क्या रैयत वाली का मतलब होता है सामान्य जन्मदाता। समझ नहीं पा रहे। अच्छा, रैयत का तात्पर्य प्रजा या सामान्य किसान। इसका जन्मदाता थॉमस मुनरो का कर्नल रीड रहा है। थॉमस मुनरो का कर्नल रीड रहा है। ठीक, देखो रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में तमिलनाडु के 12 अहम जिला 12 अहम जिला 12 अहम जिले में कर्नल रीड के द्वारा सर्वप्रथम लागू की गई परंतु वास्तविक रूप से लागू की गई परंतु वास्तविक रूप से इसे लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को है। थॉमस मुनरो को है। सरकार द्वारा इन्हीं किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसानों के साथ किए गए लगान वसूली संबंधों को रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया है। क्या सुनो, किसानों के साथ जो लगान वसूली का समझौता हुआ उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लगान वसूली का जो समझौता हुआ उसको रैयतवाड़ी कहा जाता है। अब रटके तो आते नहीं कि यही लाइन बोलनी है, देखो रटने वाले को पता नहीं यही लाइन पर भूल गया क्या तुम समझो ना बात। ऐसे कमाते रहोगे इतिहास में कुछ चीजें समझोगे तो काम भी नहीं चलेगा ना। अगला पॉइंट देखो, इसमें भूस्वामी किसान ही सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी थे।
1819 में ये व्यवस्था, 1820 में ये व्यवस्था, 1820 में ये व्यवस्था मद्रास में लागू की गई। अठारह सौ 25 में ये व्यवस्था एल्फिस्टन द्वारा बंबई में लागू हुई। एल लिखो फिर फिस्टन लिख दो। एल्फिस्टन द्वारा बंबई में लागू कर दी गई। तुम्हें से स्कूटी से कौन कौन आता है? कोई आता है स्कूटी से? कोई नहीं आता। ये व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के 51% क्षेत्र पर आती थी। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के 51% भाग पर लागू की गई थी। किसानों से उपज का 55% से 33% भाग 55% थे। 55% से 33% भाग लगान के रूप में देना होता था। लगान के रूप में देना होता था। अगला टॉपिक आओ, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का तात्पर्य जागीर या गांव था। कल आपको आराम की सोमवार आराम करके संडे को सोमवार को 10:30 से क्लास चलती है। उस दिन आप ठीक, कोई दिक्कत आपको आने में? कितना दूर से आते हैं? बल्लिया से बल्ले में अच्छा देखिए तो सारी कॉलोनी होना में आते ना। अच्छा देखो, महाकाल व्यवस्था के जन्मदाता तुमने बीएड किया कि नहीं? बीटीसी। अच्छा, ये जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट कटनी रेलवे का हॉल्ट है, हॉल्ट मैकेंजी। महाकाल व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। इसने ये व्यवस्था 1819 में प्रारंभ की।
1819 में प्रारंभ की। महालवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम सुधार। महालवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम सुधार। मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड तथा जेम्स वाटसन ने की थी। मार्टिन बर्ड तथा जेम्स वाटसन ने की थी। ठीक है, इस व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था, इस व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महल या गांव, प्रत्येक महल या गांव के साथ, प्रत्येक महल या गांव के साथ स्थापित की गई। प्रत्येक महल या गांव के साथ स्थापित की गई। इस व्यवस्था में लगान तय करने के लिए, इस व्यवस्था में लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजीयन, मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। ये राहुल तक नहीं जानते हो, डायल लिखने वाले अपडेट करते हैं, अपडेट करने की प्रक्रिया होती है, एक बार से मैंने बता देगा। ठीक है, अगला टॉपिक है धन निकासन का सिद्धांत। कहते निष्कासित कर दिए गए, निष्कासित कर दिए, कहते स्कूल के निष्कासित कर दिए गए, मतलब निकाल दिए गए। तो जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो उन्होंने जो है व्यापार किया या राजा की सत्ता स्थापित की, सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। तो यहाँ पे धन का निष्कासन इंग्लैंड हो रहा था, मतलब भारत से कर रहे थे। भारत से जो लाभ कमा रहे थे, भारत में व्यापार के पैसे कमा रहे थे, उनने बहुत सारा पैसा इंग्लैंड भेज दिया। इसी को धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। एकदम गाँव वाली भाषा मैंने आपको समझाया। जब ब्रिटिश वासी या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह रहे थे, उनके जो एजेंट थे उन्होंने बहुत सारा धन यहाँ से इंग्लैंड या लंदन भेज दिया। ठीक, उसी को धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। देखो इसमें इसका तात्पर्य और लाभ में कुछ नहीं मिल रहा है, लाभ कुछ नहीं मिल रहा, धन का बाहर जा रहा है, वो यही कमा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। देखो इसका तात्पर्य, इसका तात्पर्य समस्त भुगतानों से है,
इसका तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन को किया गया, बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन को किया गया, ब्रिटेन को भेजा गया। लिखो 1813 के बाद, 1813 के बाद धन बहिर्गमन का सबसे बड़ा स्रोत, धन बहिर्गमन मतलब धन जाना, निष्कासन या बहिर्गमन एक ही बात है। धन बहिर्गमन का सबसे बड़ा मद मतलब इकाई जिसमें खर्च हो रहा है, गृह प्रवाह था, गृह प्रवाह था। सबसे बड़ा मत गृह प्रवाह था। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल थी। देखो सैन्य सामग्री की मद, सैन्य सामग्री की खरीद, इसी में पॉइंट कर डालो, एक सैन्य सामग्री की खरीद, दूसरा लंदन स्थित ऑफिस का, दूसरा है लंदन स्थित ऑफिस का, लंदन स्थित ऑफिस का व्यय। ये सैन्य सामग्री और उसके लिए सैन्य सामग्री है। हाँ, नीचे क्या लिखा है? सैन्य सामग्री खरीदें। दूसरा है लंदन स्थित ऑफिस का व्यय। नंबर 3 है ऋणों पर ब्याज। नंबर 3 है ऋणों पर ब्याज। चौथा है रेलवे पूंजी निवेश पर ब्याज। रेलवे पूंजी निवेश पर ब्याज। पांचवा है सेना का अस्थायी खर्च। पांचवा है सेना का अस्थायी खर्च। और लास्ट है कंपनी के सेवा मुक्त कर्मचारियों की पेंशन। क्या वो प्रकार डिफरेंस क्या हुआ तुम्हें? पांचवा सेना का अस्थायी खर्च। अगला अब देखना होगा, अगला पांच देखो। 2 मई 1867 को 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में
अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया। डेट्स मतलब कर्जा, डेट्स पे क्या मात्रा आधा भाग टासा, इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया। के माध्यम से प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट है, उन्होंने कहा भारत में वसूले गए कुल राजस्व का, उन्होंने कहा भारत में वसूले गए कुल राजस्व का 1/4 भाग देश के बाहर चला जाता है। अगला पॉइंट है धन निकासी के सिद्धांत का। विरोध करने वाले, धन निकासी के सिद्धांत का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष योगदान रहा। अमृत बाजार पत्रिका का विशेष योगदान रहा। अगला पाठ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट है 1895 के हाउस ऑफ कॉमन, हाउस माने घर, हाउस ऑफ कॉमन दादा भाई नेहरूजी ने कहा, क्वेश्चन पूछा है इंपॉर्टेंट लगाना। दादा भाई नेहरूजी ने कहा
ब्रिटिश भारत वास्तव में ब्रिटिश का ही भारत था। ब्रिटिश भारत वास्तव में ब्रिटिश का ही भारत था। भारत का भारत नहीं। ब्रिटिश भारत वास्तव में ब्रिटिश भारत था, भारत का भारत नहीं। ठीक है। अगला पार्ट है जॉन सुलिवन। क्वेश्चन बहुत पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर। जॉन सुलिवन ने कहा हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है। स्पंज की तरह कार्य करती है। जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें लाकर सभी अच्छी चीजों को सुखाकर सभी अच्छी चीजों को सुखाकर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। अगला हैबिट डाल देती है ददनी प्रथा। ये देखो ददनी प्रथा। देखो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों कारीगरों एवं शिल्पियों को शिल्पी नहीं होते शिल्पियों को अग्रिम पेशगी के रूप में धन देते थे। अग्रिम पेशगी के रूप में धन देते थे। ठीक है, 12 से शुरू हो गया। अगला पॉइंट है तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को
चंपारण बिहार के किसान को चंपारण बिहार में चंपारण, हाँ, चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब तीन बट्टा 20 भाग पर नील की खेती किया जाना, नील की खेती किया जाना, अनिवार्य होता था। उसमें वीडियो बन गई थी कितनी देर की है? 37 मिनट की। अनिवार्य होता था ठीक है।